जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। जीके की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों सारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिए थे, यानी कि रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है? क्रिकेट से है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है आपके। और आराम हराम का जो नारा दिया था, ये किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था आपके भगत सिंह के द्वारा। एक बार रिवीजन कर देते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र जो राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी, और ये देश के राष्ट्रपति बने थे 1974 में। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखना बी और सॉरी विटामिन सी याद रखना आपके। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बांग्लादेश का लिखा है। राजघाट समाधि स्थल किसका है? महात्मा गांधी का। और कहां पे स्थित है? दिल्ली में। अगले प्रश्न को देखिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहां पड़ता है? गुजरात में। मंदिरों की पूर्ण भूमि बोला जाता है किस राज्य को? तमिलनाडु को। अगले प्रश्न में देखिए। 1857 के विद्रोह में झांसी का जो नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया, और इसका जो सहयोग दिया था वो किसने दिया था? आपके तात्या टोपे ने। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया और कहां ले गए? म्यांमार। और म्यांमार यानी कि रंगून में उसका क्या बना हुआ है? मकबरा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में यह मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भौतिक क्षेत्र में भारत की बात कर रहे हैं तो सीवी रमन 1930 के अंदर। याद रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 के अंदर। और कहां पे? कलकत्ता में। रामचरितमानस जो लिखा, ये किसने? तुलसीदास के द्वारा। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो मार्च 1527 में। एक साइड था मेवाड़ का शासक राणा सांगा, और दूसरी साइड था मुगल शासक या कौन? आपके बाबर। और बाबर जीत जाता है। पन्ना नामक एक खान है और ये हीरे के लिए जानी जाती है। किसके लिए? हीरे के लिए। अगला देखिए। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। जबकि नाभिकीय संलयन की बात करें तो आपको बताना हाइड्रोजन बम, यानी कि सूर्य के अंदर। अगला देखिए। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 को। ये क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे, डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। देखिए, पायोरिया रोग नामक किस अंग में होता है? दांत और मसूड़ों में। तो ये अपने हो गए थे। अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या दिए गए हैं? कितने नंबर क्वेश्चन है? 51। अब देख लो। हाँ, देखते आराम से। प्रश्न में दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? देखिए पहले क्वेश्चन में अपना राइट उत्तर क्या मिलेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हो रहा है? नहीं, सही चल रहा है। आवाज आ रही है क्या? फिर ठीक है। थ्योरी नहीं बतानी क्या? कोई नहीं, एक आधे बता दें। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक ठीक, आज शिवनाथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपके 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1990 में। तो याद रखना, ये 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जगह पे हुआ था? तो जगह भी पूछा गया, अमृतसर में। और अमृतसर कहां पड़ती है? तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था। बताते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आदेश किसने दिए थे गोली चलाने के? जनरल डायर ने। और बताया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो मृत लोगों की संख्या है वो कितनी है? 370। और ये मृत लोगों की संख्या बताने का कार्य किया किया था आपके हंटर आयोग ने। तो कई बार पूछा आता है कि हंटर आयोग किसकी जांच करने के लिए बनाया गया था? और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके अमृतसर पंजाब में होता है, ये ध्यान देना। और इस कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि दोनों का क्या कर दिया? यानी कि अंग्रेजों को लौटा दी। और महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि का त्याग किया था? सार्जेंट और आपके एक, ठीक है ना, केसरी ए हिंद उपाधि का। आगे देखिए। राजस्थान के किस जिले में एयर क्रांगो कॉम्प्लेक्स स्थित है? एयर क्रांगो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो आपके भारी भरकम सामान होते हैं उसको एयरपोर्ट से लेकर आपके जो फ्लाइट होते हैं उसको वहां पे छोड़ने के क्या होते हैं? एक प्रकार की छोटी छोटी गाड़ियां या आपके क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये राजस्थान के दो जगह पे, कितनी जगह पे? ये
अगर पहले की बात करें तो आपको बताना है जयपुर, और दूसरे की बात करें तो आपको बताना है उदयपुर। तो यहां पे आपका राइट उत्तर जयपुर कर देना, ठीक है ना। लेटेस्ट में आपको जयपुर याद रखना है। जयपुर में एयरपोर्ट कहां पड़ता है? वेरी गुड। अगला देखिए, मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगियों का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? मारो फिरंगियों का नारा दिया गया था आपके 1857 के विद्रोह में बैरकपुर छावनी, जिसे 34वीं एनआई बोलते हैं, और ये छावनी हुई थी आपके कलकत्ता में, और यहाँ का नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने। किसने किया था? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। कई बार यह भी प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को सबसे पहले क्या दी गई थी? तो कई बार प्रश्न आता है कि मंगल पांडे को फांसी किस वर्ष दी गई? तो याद रखना 8 अप्रैल आपके 1857 को। और कई बार प्रश्न आता है कि मंगल पांडे का संबंध किस राज्य से? राज्य पूछ लेता है। याद रखना ये यूपी का था। कहां का था ये? यूपी का था। लेकिन जब ये नेतृत्व करता था, ये कहां का था? आपके पश्चिम बंगाल में। कहां पे करता था? पश्चिम बंगाल में। मंगल पांडे ब्राह्मण था। क्या था भैया? ब्राह्मण था। एक छोटी सी बात बता दो, जिस प्रकार से मंगल पांडे को पहली फांसी दी गई थी, उसी प्रकार से अंतिम फांसी किसे दी गई? तो याद रखना तात्या, तात्या टोपे। और तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? याद रखना 18 अप्रैल, नहीं 1859 में। और तात्या टोपे कहां का नेतृत्व करता था? ग्वालियर। और इसने झांसी में सहयोग भी किया। किसका? रानी लक्ष्मीबाई। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि 1857 की क्रांति में पहली फांसी किसको दी? पहली फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। और अंतिम फांसी किसे दी गई? अक्सर एग्जाम में नाम आता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। प्रश्न आता है कि मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया भैया? मारो फिरंगियों को। वेदों की ओर लौटो नारा भी हमें थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब एक बात बताइए, वेद में अगर मैं पूछ लूं वेद, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ, तो याद रखना ज्ञान की प्राप्ति। किसकी भैया? ज्ञान की प्राप्ति। तो वेद का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान या ज्ञान की प्राप्ति। और वेदों की संख्या पूछूं तो बताना आप। 4 में सबसे पुराना वेद, वेदों में वह कौन सा वेद है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला है? ऋग्वेद। और वेदों में किस वेद में संगीत का उल्लेख मिला है? संगीत का, सामवेद में। और ऋग्वेद में कितने मंडलों का उल्लेख किया गया है? और कितने सूक्तों का या श्लोक का उल्लेख किया गया है? 1028। 1028। आगे देखिए, 1912 में अल हिलाल नामक एक समाचार पत्र निकला। और ये अल हिलाल नामक समाचार पत्र जून 1912 में निकाला गया था। और ये अल हिलाल नामक समाचार पत्र एक कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक। साप्ताहिक का मतलब जानते हो? जो 7 दिनों के अंदर एक बार प्रकाशित किया जाता है। और इस समाचार पत्र की जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी? उर्दू। और ये समाचार पत्र देने वाला जो व्यक्ति था, ये हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना, मौलाना अबुल, अबुल कलाम, कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपको ध्यान देना, ये देश का पहला भी क्या था? शिक्षा मंत्री। लिखा है कि तो नहीं ये बात? ठीक है। जून 1912 में प्रकाशित हुआ। और किस भाषा में है ये? उर्दू में। और ये कैसा डेली है क्या? ये आपके साप्ताहिक है? तो एक बात बताइए मुझे, एक केसरी नामक समाचार पत्र था, केसरी नामक, ये केसरी किसने चलाया था? नहीं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चला गया था। आपके कौन सा? केसरी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक ना, केसरी। अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक, ये क्या? हाँ ठीक है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया इसने, और इसने खुद की एक पार्टी बनाई। उसको हम दल बोलो या पार्टी बोलो। और इस पार्टी का जो नाम है वो बता दो भाई, क्या है? याद रखना फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक कहां पे बनाया गया था? कलकत्ता में। कहां बनाया गया था? कलकत्ता में। और किस वर्ष बनाया गया? 1939 में। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? नेताजी। तो इसको नेताजी कहने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो याद रखना अडोल्फ हिटलर।
तो यानी कि अडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से पुकारा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कई बार प्रश्न आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? जन्म याद रखना आपको 23 जनवरी। कब हुआ था? 23 जनवरी। और इसी दिन आपके एक दिवस बनाया था जिसका नाम आता है पराक्रम। तो पराक्रम डे कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। और इसका जन्म हुआ था 1897 को। और कहां पे हुआ था? कटक। और कटक कहां पड़ता है? उड़ीसा। और किस नदी के किनारे? नदी पूछ लेता है। कटक शहर किस नदी के किनारे? तो याद रखना महानदी। किस नदी के किनारे? महानदी। और इसके ऊपर हमारे देश का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। वेरी गुड, हीराकुंड बांध बना हुआ है। इस प्रश्न में इतनी बातें याद रखते क्योंकि जगह नहीं है बताने को, तो इस प्रश्न पे 1 घंटा खा सकता हूं मैं। नौसेना अकादमी का मुख्यालय पूछ रहा है। नौसेना अकादमी का मुख्यालय, तो याद रखना ये केरल में एक जगह, इसका नाम आता है एझीमाला। जगह का नाम है एझीमाला। और एझीमाला पड़ती है आपके कन्नूर जिला। कन्नूर जिला है। और कन्नूर जिला कहां पड़ता है? केरल में। तो कई बार प्रश्न आता है नौसेना अकेडमी बोले तो बतानी है, लेकिन नौसेना का हेडक्वार्टर बोले, हाँ नई दिल्ली। नौसेना का हेडक्वार्टर बोले तो क्या बताओगे? लेकिन नौसेना नामक जो एकेडमी है, यहां पे नौसेना को लोगों को तैयार करते हैं। ये एकेडमी कहां पर है आपके? एझीमाला। एझीमाला, ये इतना याद रख ले, खड़ा पड़ा या केरल में। जहां कई बार एग्जाम में प्रश्न आओ ना कि आर्मी एकेडमी कहां पे? आर्मी, आर्मी जिसे बोलते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, हाँ ये देहरादून में है। देहरादून। जब तीनों की बात कर ली तो एक और कर देता हूं। एक कौन सी बच गई आपके? एयरफोर्स। एयरफोर्स, एयरफोर्स याद रखना आपके हैदराबाद में। हैदराबाद में। और आपके एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़ंगवासला। शिवनाथ उड़ना देख मेरे का नहीं। नौसेना अकादमी कहां पड़ती है? केरल में। नौसेना का हेडक्वार्टर बोले तो, तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर बोले तो, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडो कौन होता है? चालन दो, चालन दो, कर लो, खींच के रखो मीटर बटा। यही काम बचो थारे शिवनाथ। तू दे रिप्लाई और तो देखी जागी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। न्यूटन की खोज किसने की? न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जे थॉमसन ने की थी या चैडविक ने की थी? याद रखना जेम्स, जेम्स चैडविक। सीरियस बात है, 1932 में की थी। कब की थी? 1932 में की थी। न्यूटन की खोज की गई थी, ये याद रखना। आपने सुना होगा एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक आपके क्या होता है? प्रोटॉन। देखो आपके परमाणु या नाभिक के अंदर 2 चीज पाई जाती है जिसका नाम आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उनके बाहर जो आपके धनावेश में घूमता है उसका नाम क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि नाभिक के अंदर पाए जाने वाले आपके जो तत्व है उसका नाम क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनके बाहर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। ठीक है ना। अब यहां पे प्रश्न क्या पूछा है? न्यूटन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। और किस वर्ष की थी? 1932 में। ये सन वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चैट बंद भी कर सकूं, थारा फोन में कभी भी कौन दिखा है, पर मैं कोई नहीं, देख लेगा टाबर। रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखना महर्षि, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया आपके रामायण, आपको ध्यान देना है। तो रामायण के बाद आप इतना बता दो, महाभारत किसने लिखा? महाभारत वेद व्यास। तो ये बताइए मुझे, रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने। और आपके गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गीता बोलू तो गीता वेद व्यास। राजवीर और मनीष खड़े हो, पिछली बैठ जा, आगे जा। मैं कह दियो बस बैठ जा, बस बैठ जा, बस कह दियो। यो तो लाग रही है, ये तो ज्वाइनिंग लेटर आ गयो, जयपुर पुग रही है, अंगरावर पुगेगो। अशोक के पिता का नाम बताना है। या कई बार इतना याद रखना, अशोक ने अपना जो शासन किया था वो कब से कब किया था, ये शासन पूछ लेता है। तो याद रखना आपके
269 ईसा पूर्व से लेकर आपके 232 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग इसने 40 वर्षों तक साल यानी कि 40 साल तक क्या क्या था, शासन। और इसके पिता का नाम आता है बिंदुसार। और याद रखना बिंदुसार के बाप का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि अशोक का क्या कहलाता है, आपके दादा। कई बार यह प्रश्न आता है कि अशोक के बेटे का नाम बता दो, बेटा, क्योंकि इस बेटे को कहां पे भेजा गया था, आपके श्रीलंका में, किस धर्म के लिए, बौद्ध धर्म का, महेंद्र। और इसकी बेटी का नाम था संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को दोनों को बौद्ध धर्म के लिए श्रीलंका भेज दिया गया। तो अशोक के पिताजी का नाम पूछा है तो यहां बताओगे बिंदुसार। अशोक किस वंश का राजा था, मौर्य वंश के दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का, तो मौर्य वंश का ये बताएगा। तेरा नाम क्या है, मनीष, खड़ा हो जाओ। मनीष कश्यप, बिहार का एक व्यक्ति है मनीष कश्यप, रिपोर्टर है बहुत तगड़ा, आने वाले टाइम में वो सीएम भी बन सकता है। तो मनीष ये बता मुझे, मौर्य वंश का पहला शासक कौन था, मौर्य वंश का पहला शासक। बोर्ड पर कोनी, मेरा माथम लिख रखे उरा है एलेना बेंगी लुगाई, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी तो बोला यार, ध्यान का है तेरा, बैठ जा। तो लिख तो दिया बिंदुसार, बिंबिसार मत करना, बिंदुसार। इधर आ जाओ भाई, क्या दिया गया प्रश्न, बहुत अच्छा है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार बताना, आपको क्या होगा। कई बार क्या हो, पूरा नाम में याद रखियो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब एक बात बता दो मुझे, जो एलपीजी, इसके प्रमुख घटक बताइए, प्रमुख। कई देशों में जो प्रमुख घटक है, एक होता है प्रोपेन, क्या होता है, और एक होता है ब्यूटेन। लेकिन भारत में जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है वो किसको करते हैं, ब्यूटेन को। भारत के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर गैस मिलते हैं, जो आग लगाते हैं, उसके अंदर जो घटक है वो कौन सा है, ब्यूटेन। वैसे आपके प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों मिलते हैं, लेकिन भारत के अंदर ज्यादातर आपके ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। अब याद रखना, इस एलपीजी गैस के अंदर एक गंध आती है, क्या आती है, गंध, एक बदबू आती है, उसको बोलते हैं मिथाइल मरकैप्टन। क्या बोलते हैं, मरकैप्टन। तो मरकैप्टन नामक इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक तत्व जो गंध कहलाता है। एलपीजी गैस के प्रमुख घटक पूछता है प्रोपेन और ब्यूटेन। आपको एक ही उत्तर लिखना था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक ना, एलपीजी। एक होता है आपके CH4 मीथेन, यानी कि एक गोबर से एक गैस तैयार करती है, उसको क्या बोलते हैं, बायोगैस। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो ये याद रखना आपके। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को, 16 अप्रैल 1948 को। लेकिन याद रखना, एनसीसी जो आपके दिवस पूछ ले, ये दिवस बनाया था आपके 26 नवंबर को। कब आता है, 26 नवंबर को 2023 में इसका 75वां दिवस बनाया गया एनसीसी का। और एक बात सुनना मुझे, एनसीसी की जो स्थापना हुई थी ये 16 अप्रैल 1948 को। एनसीसी का जो पूरा नाम होता है उसे बोलते हैं नेशनल क्रेड कोर बोल दो, या इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं नेशनल कैडेट कोप्स। तो ये कोप्स बोला जाता है, इसको कोर बोलते हैं हम, तो नेशनल क्रेडिट कोर बोला जाता है, ठीक है ना, कोप्स की जगह कोर बोलते हैं इसको। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है कई बार में, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो आप बताओगे नई दिल्ली में। कहां पड़ता है, और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी कहां पड़ता है, जबकि एसबीआई बैंक और आपके आरबीआई बैंक मुंबई के अंदर। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का, हाँ, मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया था। देखो, इसके परमाणु के मंदक के रूप में हम प्रयोग करते हैं, एक तो भारी जल का, किसका करते हैं, भारी पानी का, और प्लस में आपके एक और करा जाता है ग्रेफाइट, किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का। एक बात बताइए, जो पेंसिल की नोक देखी होगी आपने एक सिल्वर कलर की, वो किसकी बनी होती है,
याद रखना, पेंसिल की नोक के माध्यम से आप विद्युत का उसका कुचालक भी बना सकते हो और सुचालक। उसमें करंट पास भी होता है और करंट पास भी नहीं होता। तो परमाणु रिएक्टर के मंदक में किसका प्रयोग करते हैं? D2O का और आपके ग्रेफाइट का। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। साइंस के प्रश्न कम देखेंगे। देखो, प्रासर्वे तरंगे, तरंगे कौन सी तरंगे होती है जिनमें मनुष्य नहीं सुनता? अगर इनके मनुष्य इनके चपेट में आ जाएगा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। हाँ, याद रखना, ये 20,000 आपके जो हर्ट्स है उससे क्या होती है? अधिक होती है। और जो इससे कम होती है 20 से लेकर 20,000 के बीच में, वो सर्वे तरंगे होती है, जिसको ऑडियो वेव्स के नाम से जाना जाता है। पारसेक, ये पता है किसके लिए होती है? चमगादड़। चमगादड़ आपसे कई बार पूछता है कि कौन सी तरंगों के लिए माना जाता है? आपके प्रासर्वे तरंगों के लिए माना जाता है। आपके चढ़, इसमें आराम से ये ट्रेवल करता है, उड़ता है। कौन सी? पारसेक किसकी इकाई है? कल ही बताया था मैंने, एक आपके यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। क्या वो सुना होगा आपने? लिखना नहीं, उत्तर नहीं है ये। लाइट ईयर। लाइट ईयर भी आपके क्या एक प्रकार की इकाई है। और ये दोनों इकाई किस चीज की है? तो याद रखना, खगोलीय। खगोलीय, जो आपके आकाश में क्या होते हैं? पिंड होते हैं। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी। तो अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है, पारसेक से हम क्या नापते हैं? खाली दूरी नापते हैं। दूरी कहां की? दिल्ली से आगरा की? क्या नहीं, जो अंतरिक्ष में क्या होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े आपके गैसीय या ठोसीय खगोलीय पिंड होते हैं, उनके बीच की दूरी मापने के लिए। क्यों रे है? याद रखना, पारसेक लाइट ईयर से बड़ा होता है। सूर्य से आपके जितने भी ग्रह हैं, उनके बीच की दूरी मापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग करते हैं? लाइट ईयर का। और ब्रह्मांड में जो बड़े बड़े तारे होते हैं, एक दूसरे तारों के बीच में मापते हैं, उसका प्रयोग करते हैं हम पारसेक का। इसके सही उत्तर आ जाएगा दूरी। अगर पूरी बात लिखे तो ये पूरी बात लिख दियो। अब कई बार प्रश्न आता है कि खगोलीय पिंड के बीच की दूरी पारसेक के अलावा किससे मापी जाती है? लाइट ईयर। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो कई बार सुना होगा आपने, प्रकाश वर्ष क्या है? जो सूर्य का प्रकाश की चाल है, उसके द्वारा मापी गई दूरी है, उसे हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। देखो, जो पीतल नामक एक धातु है या मिश्र धातु है, याद रखना, ये पीतल एक क्या है आपके? अब पीतल को ब्रास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब ब्रास। तो ये याद रखना, ब्रास में दो धातु होती है। एक तो होती है तांबा। कौन सी होती है? और एक होता है आपके जस्ता। यानी कि 80% आपके तांबा और 20% आपके जस्ता, यानी कि जिंक है। जिंक होता है आपके Zn, ठीक है ना। तांबा होता है आपके Cu, कॉपर जिसे बोलते हैं। इन दोनों के मिश्रण से एक नई धातु बनती है। धातु नहीं, एक ऐसी धातु है, लेकिन मानव द्वारा बनाई गई मिश्र धातु का नाम बताइए। मिश्रण धातु नहीं, मानव द्वारा बनाई गई मिश्रण धातु। ब्रोंज बोलते, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कांसा। और इस कांसे में ज्यादा मात्रा होती है आपके कॉपर की, और उसके बाद में Sn की मात्रा होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं टीन। क्या बोलते हैं? टीन और तांबा। और इन दोनों को मिलाने के बाद एक नई धातु बनी, जिसका नाम क्या है? कांसा। एक मिश्र धातु थी, जो कौन सी सभ्यता में मिली थी हमें? हाँ, हड़प्पा बोलो चाहे सिंधु घाटी, एक ही बात है। इस प्रश्न में इतनी याद रखेंगे क्योंकि स्लाइड पे जगह नहीं है, थोड़ी बातें पढ़ लेंगे, याद रह जाएगी चीजें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एक ये संस्थान है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एक संगठन है, एक जगह है, और इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है, बस ये हेडक्वार्टर बताना आपको। और ये पड़ता है हैदराबाद में। कहां पड़ता है? हैदराबाद में। नीचे वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नीचे वाले प्रश्न में क्या होता है, कभी कभार वर्तमान इसकी जगह नहीं पूछता। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। अभी राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान है, ये 1923 में बनी थी। कब बनी थी? और ये जब बनी थी तब इसका हेडक्वार्टर कहां था? बेंगलोर में। लेकिन इसे बेंगलोर के बाद से सन 1955 में इसे कहां तब्दील कर दिया? करनाल में। कहां कर दिया? और यही प्रश्न आता है कि करनाल के अंदर इसकी क्या है वर्तमान में? अनुसंधान केंद्र। तो ये कहां पड़ता है? हरियाणा। तो आपका उत्तर क्या होगा? करनाल, हरियाणा। और ये किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी? तब भी आपको 1923 नहीं बोलना, आपको बताना क्या है? 1955।
लेकिन पूछा जा सकता है कि करनाल से पहले इसका हेडक्वार्टर कहां था और ये किस वर्ष में बना था आपके 1923। अगर मैं आपसे पूछ लूं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले के अंदर है, और करनाल के अंदर एक युद्ध हुआ था, एक क्या 3 युद्ध हुए थे जिनको बोलते तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा और तराइन का तीसरा। तराइन के पहले युद्ध में और तराइन के दूसरे युद्ध में कौन कौन लड़े थे? एक साइड था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दूसरी साइड था मोहम्मद गौरी। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी तो हार जाता है, जबकि तराइन के दूसरे युद्ध में जीत जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक। देखो राष्ट्रीयकृत जो बैंक है ये खूब सारे बैंक है। वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या देखी जाती है 12 बैंक है। कितने बैंक है? ये 12 बैंक है, और इस 12 बैंक में सबसे बड़ा बैंक है, और एसबीआई के बाद में जो बड़ा बैंक है उसका नाम है पीएनबी। क्या नाम है? और पीएनबी के बाद जो बड़ा बैंक है उसको बोलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या बोलते हैं? और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद जो सबसे बड़ा बैंक है उसका नाम है यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो ये आपके 4 बड़े बैंक लिख दिए मैंने। कैसे? राष्ट्रीयकृत जो देश को समर्पित बैंक है। एक छोटी सी बात बता दो, राष्ट्रीयकृत बैंकों का चरण पूछ लेता कई बार। तो यानी कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया ये कितने चरणों में किया गया था? 2 चरणों में। तो यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक 1969 में और एक याद रखना 1980 में। 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसके अंदर कितने बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण है? 14। ये प्रश्न आएगा तब लिख लेंगे, अभी मत लिखना। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक पूछू तो जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। वर्तमान में एसबीआई बोलते हैं, लेकिन 1921 में जब बना था इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाना एक डिवाइस है, एक उपकरण है। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको यह मापना है कि वहां पर कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, यानी कि भूकंप की तीव्रता का मापन करता है रिक्टर स्केल। और ये रिक्टर स्केल पे 0 से लेकर कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर कितने अंक होते हैं? याद रखना, रिक्टर स्केल से पहले एक स्केल था जिसका नाम था मार्सेली, मार्सेली। याद रखना, रिक्टर पैमाने से पहले कौन सा पैमाना था? मार्सेली। और इस मार्सेली के जो पैमाने में अंक थे वो कितने अंक थे? याद रखना, सन 1935 के अंदर, सन 1935 के अंदर एक यूएसए का व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स रिक्टर। क्या नाम था? चार्ल्स रिक्टर। और चार्ल्स रिक्टर नामक व्यक्ति के द्वारा कौन सा पैमाना चला दिया? रिक्टर पैमाना। और रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप, भूकंप की तीव्रता, तीव्रता का मापन करना है, मापन। अगर प्रश्न आ जाए कि भूकंप की तीव्रता का क्या करना है, अपने को अध्ययन करना है, भूकंप की तीव्रता का अध्ययन, तो याद रखना सिस्मो, सिस्मो, वेरी गुड, ग्राफ। क्या करोगे? अगर प्रश्न आ जाए सीधा सर हमें क्या करना है, भूकंप को पढ़ना है, भूकंप को समझना है, यानी कि भूकंप का अध्ययन है, भूकंप का जो अध्ययन है। अब आपकी बात सही, हाँ अब सही है बात, सिस्मोलॉजी। अगर एक याद रखना, कभी भी प्रश्न आ जाए कि भूकंप यानी कि रिक्टर जो पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है, तो आप बोलोगे भूकंप की तीव्रता, या सीधा प्रश्न मिलेगा भूकंप को मापा जाता है। क्या करते हैं? भूकंप को मापा जाता है। ठीक है ना, किसी चीज का मापन करना तो एक पैमाना ही चाहिए, स्केल चाहिए। और ये किस व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था आपके? नहीं, चार्ल्स रिक्टर। और ये व्यक्ति कहां का था और ये किस वर्ष में चलाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आएगा भूकंप की तीव्रता का मापन, बस, या भूकंप का मापन, 2 बातें लिखनी थी। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय नामक एक जगह है, अंतरराष्ट्रीय नामक एक क्या है? जगह है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नामक एक संगठन है जिसका नाम है न्यायालय। ये सभी देशों का क्या करता है? न्याय करता है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये कहां पड़ता है? ये इसकी स्थापना याद रखना, इसकी स्थापना की गई थी आपके 26 जून, कब की गई थी? 26 जून 1945 को। और इसकी स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को
कैलिफोर्निया नामक एक जगह है, और ये जगह कहां पड़ती है? लेकिन ये काम जहां करता है ना, उस जगह का नाम पूछा है, उस जगह को बोलते हैं इसका हेडक्वार्टर। क्या बोलते हैं? और हेडक्वार्टर पड़ता है द हैग में, द, और हैग पड़ता है आपके नीदरलैंड में। तो ये आपका इंपोर्टेड पर्सन है। इस पर्सन का राइट उत्तर ये नीचे वाला पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है इसको कहां पे स्थापित किया गया था। तो स्थापित पूछे इसकी जगह कहां पे बनाई गई थी? ये सैन फ्रांसिस्को। लेकिन ये काम अलग करता है, इसका ऑफिस अलग है। और इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर आपसे कई बार ये पूछता है जज। तो जज याद रखना, टोटल जज इसके अंदर कितने होते हैं? 15। और अगर इसके अंदर कोई जज काम करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्यकाल। क्या बोलेंगे? तो एक जज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और इस जज के रूप में भारत का पहला पूछ लेगा भारतीय। हाँ, वेरी गुड, डॉक्टर नागेंद्र नागेंद्र सिंह। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले भारत का पहला व्यक्ति जो जज बन के गया था, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कह दूं? पैसा चाहिए था ना, तो पैसा रो के काम करे, तू पैसा मांगे क्यों? पैसा पैसा करती है, बस रहन दे। 10 को नोट कौन पाओ गोज में बटो के पैसों की ढेरी लगा दूं उड़ना अजीब। अरे इसका उत्तर क्या लिखोगे आप? द हैग। बस आगे देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अब देखो ये अर्थ है, ये आपके क्या है? और अर्थ के लगभग 36 से 40 हजार किलोमीटर के ऊपर चले जाओगे ना, तो ये जो आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है यहां पर है, मान लो ये आपके व्यक्ति बैठा है, दीपक। कौन बैठा है? अब ये देख कह रहा है कि मैं ऊपर देख रहा हूं, और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है मुझे? किमी कौन दिखा है? कालो कालो दिखा है। अब ये कहता है कि मैं जब अंतरिक्ष को नीचे देखता हूं ना, तो जल की प्रधानता होने के कारण ये कैसा दिखाई देता है? तो नीली क्या दिखाई देती है? अर्थ। दीपक को नीचे तो नीला दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, जबकि ये ऊपर कहां देख रहा है? अंतरिक्ष में। तो इसको कैसा नजर आ रहा है? अब बोलोगे गुरुजी इसको काला नजर क्यों आ रहा है? याद रखना, जो अंतरिक्ष के ऊपर आपके जो धूल के कण हो गए, यानी कि आपके क्या हो गया? एटमोस्फेयर, वायुमंडल नहीं है। अब नीचे वायुमंडल आपके धूल के कण हो गए, आपके जलवाष्प बादल हो गए, तो इससे प्रकाश आपके टकराता है, रिफ्लेक्स होता है, परावर्तित होता है, और जो पानी पे पड़ता है तो पानी का रंग कैसा दिखाई देता है? याद रखना, पानी का कोई रंग नहीं होता। ये जल के कारण और हमारे वायु के अंदर जो तत्व होते हैं उनके फैलने के कारण हमारे जो रंग आता है, सॉरी, पानी का रंग कैसा दिखाई देता है? रंगहीन, यानी कि नीला बोल दोगे आप। तो पृथ्वी कैसी है भैया? और अंतरिक्ष से दीपक और ऊपर अंतरिक्ष में देखेगा तो क्या दिखाई देगा? काला दिखेगा। इसका काला होगा। अंतरिक्ष यात्री को भाई आकाश, ये कह रहा है और बाहर न जावे, ऊपर आसमान देखने लग रहे हो, आसमान कालो दिखे। आहा, समझाए ने? जे तो कोई एक एक दो दो बात पढ़ लिया करे, ज्ञान तो मैं घणो ही पेल दूं रे, के काम आओ? थाना जानो एक पैड़ी और मैं थाना 10 पैड़ी की बात बता तो क्या फायदा थे? दब जाओ 9 पैड़ी थारे ऊपर पड़ जाएंगी। ओ मनोज कुमार, देखिए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताना है। पक्का पता है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताना है, उसका नाम है आपके मून। क्या नाम है? मून। अब एक बात बताइए, जो मून है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है क्या? अब पर्सन आएगा, ये पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और अपनी जगह पे भी गोल गोल घूमता है। ये दोनों जो चक्कर है कितने दिनों में पूरा करता है? कितने दिनों में? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, अगर सूर्य प्रकाश दे रहा है, अगर सूर्य, तो ये चंद्रमा पे कितने समय में प्रकाश को पहुंचा सकता है? मनीष बताएगा। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पहुंचने का समय बताओ। 1.3 सेकंड। काल परसों एक उत्तर करवायो, पूरा ऑप्शन हो गया, समझायो भी हो। लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट। वेरी गुड। कितने सेकंड भैया? अब छोटा सा प्रश्न बता दो कि चंद्रमा पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 21 जुलाई 1969 को। एक उसका यान था, उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11।
आगे देखिए, उसके साथ 6 व्यक्ति गए थे। कितने व्यक्ति गए थे? पृथ्वी की आयु का मापन करने की विधि का नाम क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी का मापन किया जाता है। लेकिन पृथ्वी में मान लो कोई जीवाश्म है, क्या है भैया? जीवाश्म, और वो जीवाश्म मर गया। अब उस जीवाश्म का पता लगाना है कितने साल पहले मरा था उस, हाँ वेरी गुड, पढ़ना है तू तो। यानी कि C14, जिसको कार्बन 14 कहता है, रेडियो कार्बन। हाँ, पृथ्वी पृथ्वी की आयु का मापन के लिए होता है यूरेनियम विधि, यूरेनियम पद्धति के द्वारा। लेकिन पृथ्वी पर कोई जीवाश्म मर गया या कोई पुरानी समय का पता करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? C14। और इसी C14 के तहत हमने जितनी भी सभ्यता पता करी है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उनका समय हमने किससे निकाला है? अब हमारी पृथ्वी की जो आयु पता करनी है, उस विधि का नाम है यूरेनियम विधि। अगले प्रश्न को देखिए। तू तू तो लाग लियो, तेरा कॉल लेटर आ रहे हो जयपुर हेडक्वार्टर के अंदर। वेरी गुड। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस बह जाती है? फियोन। फियोन नामक, ठीक है ना। पहले इसमें भरी जाती थी आपके CFC। क्या भरी जाती थी? अब CFC को बंद कर दिया है और इसके जगह फियोन भर दिया गया। अब एक बात बताइए, CFC को बंद करने का कारण क्या था? वेरी गुड। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में एक गैस पाई जाती थी जिसका नाम था नहीं, नाम है O3। और O3 को ये क्या करती थी? हानि पहुंचाती थी, कमजोर करती थी। कमजोर करके उस क्षेत्र में क्या करती थी? उसको खत्म कर देती थी, जिसके कारण हमारे सूर्य से आने वाली आपके अल्ट्रावोलेट रेस यानी कि पैरावेनिक किरणें पृथ्वी पे क्या करती थी? इंटर करती थी। इसलिए धीरे धीरे CFC को खत्म कर दिया और अब उसकी जगह क्या भर दिया? फ्यून। आगे देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई है दोस्तों? लुईस पाश्चर के द्वारा। लुईस पाश्चर के द्वारा। अब एक बात बताइए, रेबीज का जो टीका है ये लुईस पाश्चर ने बनाया है। और रेबीज के टीके, अब ये रेबीज नामक जब रोग होता है तो इससे एक डर बैठता है। क्या बैठता है? भय। देखो, वह जीव जंतु जिनके मुंह से लार टपकती है, जैसे बंदर हो गया आपके, ठीक है ना, और आपके कुत्ता हो गया, तो इनके काटने से आपके क्या होता है? रेबीज होता है। हाइड्रोफोबिया नामक इसका एक भय होता है जो पानी से डर लगता है। रेबीज की टीके खोज की थी लुईस पाश्चर ने। किसने की थी? लुईस। 1700 देखना, इसका 1774 मिलेगा या 1772 मिलेगा, सन देख लेना इसका। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय समिति है ओलंपिक समिति। अब भी और सोच लो। अंतरराष्ट्रीय समिति का जो मुख्यालय पड़ता है, पहले तो याद रखना ये कब बनी थी? 21 जून 1894 को बनी थी। और इस समिति का जो हेडक्वार्टर पड़ता है, ये पड़ता है लुसाने में। कहां पड़ता है? और लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अब एक बात बताइए, ओलंपिक समिति के तहत कितने ओलंपिक खेल करवाए जाते हैं? ओलंपिक जो ऋतु के अनुसार होते हैं, एक शीत और एक आपके ग्रीष्म और एक आपके हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग पैरा ओलंपिक। तो इस प्रश्न का एक ही बात लिखना है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? बस लुसाने, स्विट्जरलैंड। अगर ये समिति बनी कब थी? 1894 के अंदर। कई बार ये प्रश्न आता है कि अंतरराष्ट्रीय जो समिति यानी कि ओलंपिक स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की राजधानी याद रखना बर्न। क्या है भैया? और इस बर्न के अंदर याद रखना अंतरराष्ट्रीय डाक संगठन है। डाक संगठन का मुख्यालय कहां पड़ता है? और बर्न किस देश की राजधानी है? लुसाने तो एक सिटी का नाम है। अगले प्रश्न को देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? अभी पढ़ भी लिया था जस्ट हमने। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? द हैग नहीं, नीदरलैंड है, वो नीदरलैंड है। अगला प्रश्न देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
याद रखना, पेंसिलिन की खोज की अगर मैं बात करूं तो कोई बड़ा बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न भी पढ़ा आपने। एक व्यक्ति का नाम आता है अलख, अलख, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी 1928 में। कब की थी? और याद रखना, इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसी कार्य के लिए, यानी कि किसके कार्य के लिए? चिकित्सा, चिकित्सा कार्य के लिए इसे सन 1945 में एक पुरस्कार दिया जिसका नाम आता है, भारत नहीं कि नोबेल पुरस्कार। तो कई बार प्रश्न आता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मिला है, तो किस क्षेत्र में मिला है? चिकित्सा क्षेत्र में, यानी कि शारीरिक विज्ञान के अंदर मिला, क्योंकि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किस वर्ष की थी? 1928 में की थी। जबकि इसको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया जा रहा है? 1955 में। बताया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की खोज, जो आपके किसके लिए है? जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था ना, तो वर्ल्ड वार में कुछ जो आपके अमेरिका के जो जवान थे वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। कौन सा? मतलब खोज तो कर दी थी, फिर जो दवाई बनी थी उसके प्रयोग के लिए उनके सैनिकों के प्रयोग में की। सेकंड तो 1939 से 45 में हो रहा है, ठीक है ना? देख लेना है, आपके अमेरिका के जवान के लिए थी। पेस मेकर, ये अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी गुड। पेस मेकर क्या होता है दोस्तों? एक उपकरण होती है, एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके तहत आपका जो हार्ट है, हार्ट, अब ये हार्ट है, ये धड़क रहा है, ये कितना काम कर रहा है, इसको मापने के लिए ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 35,000 से लेकर आपके 3 लाख रुपए तक का एक डिवाइस आता है, उपकरण, घर पे लिया हो आप, पेस मेकर। उस पेस मेकर से आप हृदय की क्या माप सकते हो? यानी कि धड़कन की क्या माप सकते हो? गति माप सकते हो। और ये डिवाइस आता है 35 से 3 लाख रुपए तक का, और ये 12 से लेकर 15 साल तक काम कर सकता है, यानी कि इतने साल तक खराब नहीं होगा। अब चेक कर इसको थारो, क्या कर मेरे धक धक करे, धड़कन धक धक हो रही है, कोई देख ले थाने ने उतर को, आज तो बैठ देख धक धक होने लग गयो, तो ये माप लियो कितना धक धक हो थारो। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली चूचा कीवी कौन क्या चूचा जो आगलो करवा देगा। प्रकृति में पाए जाने वाला, ये प्रश्न शिवनाथ बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल। हाँ, ऑप्शन कौन दो? दीपक बताएगा, राजवीर बताएगा, राजवीर। मनीष तो पक्का बताएगा, 100%। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसने क्या बोला है? पदार्थ। क्या बोला है? कल भी बताया था मैंने आपको, अगर आपको पदार्थ बोले या आपको बोले उपधातु, क्या बोले, और आपको बोले कि भैया तत्व, क्या बोले, तो ये दोनों बातों में आपको क्या लिखना है? हीरा। क्या लिखना है? यानी कि डायमंड। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। अब एक बात बताइए, हीरे का उत्पादन विश्व की कौन सी खान सबसे ज्यादा करती है? क्रिम्बेले। विश्व की बात कर रहा हूं, क्रिम्बेले पड़ती है दक्षिण अफ्रीका में। जबकि भारत में हीरा उत्पादन में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की कौन सी खान है? पन्ना की खान। और एक याद रखना दोस्तों, ये सबसे कठोरतम क्या है? पदार्थ है, तत्व है, उपधातु है। लेकिन धातु पूछे तो कौन सी है? तो ये धातु नहीं है हीरा, बस इतना याद रखना। ये कौन, कार्बन का क्या होता है? आगे देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, ये बताते हैं आपके एक, मैंने फ्लोरीन पढ़ दिया, फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है। ला तू फ्लोरीन ले ले पहले तो। अगर फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक की बात बोले तो कितने बताओगे? होता है। फ्लोरीन का कितना होता है? देख लिए। और क्लोरीन की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है। क्लोरीन को दर्शाने के लिए Cl का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? Cl का। और ये बताया था आपके फीके हरे रंग का होता है। कैसे रंग का? फ्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं, क्लोरीन की बात नहीं कर रहा, क्लोरीन की बात कर रहा हूं, फ्लोरीन की नहीं कर रहा। फ्लोरीन की बात करें तो परमाणु 9 बताओगे, और क्लोरीन की बात करें तो 17। इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Cl का प्रयोग करते हैं।
अब कई बार ये प्रश्न आता है, फ्लोरीन नामक तत्व ये किसने दिया था, इसकी खोज याद रखना 1885 में इसकी खोज हुई थी। और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है इसका भैया आपके, एक पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, कार्ल कार्ल विल्हेल विल्हेल सीले नाम, ये इस प्रकार का नाम है, कार्ल विल्हेल सीले नाम करके। देखो सीले नाम करके व्यक्ति ने भी ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टिले और सीले दो व्यक्ति थे, प्रिस्टिले और सीले, वो ऑक्सीजन का, ये आपके क्लोरीन की बात करें। ठीक है, कर लेगा। इस प्रश्न में इतनी बात याद रखना, 1885 में ही आपके कांग्रेस पार्टी बनती। इतनी बातें मत लिखना, ये ज्यादा हो जाएगा, कबाड़ा ये सारा। लाल रक्त कणिका, ये अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। लाल रक्त कणिकाएं मानव शरीर की सबसे छोटी, हम क्या बताते हैं इसको, सेल्स बताते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है, कोशिका कौन सी होती है। इसका अगर कार्यकाल की अगर बात करें तो 120, यानी कि 120 डेज होती है आपकी, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में कहां पे ये बनती हैं, इसको बोलाता है बोन मैरो। क्या बोलाता है, बोन मैरो, बोन मैरो कहा जाता है। अब ध्यान देना, इस बोन मैरो को बुलाता है कि कोशिकाओं का कब्रिस्तान, क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं आपके अस्थि, अस्थि मज्जा। तो कई बार प्रश्न आता है कि अस्थि मज्जा में क्या निर्माण होता है, हाँ सॉरी, आरबीसी का कब्रिस्तान बुलाता है पलिया को। किसको बुलाता है, पलिया को। वो आरबीसी से रिलेटेड था, थोड़ी माफी चाहता हूं। आरबीसी मानव शरीर की सबसे छोटी क्या है, कोशिका। वैसे सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रो, सबसे सबसे छोटी कोशिका बता, माइक्रोकोन्ड्रिया, माइक्रोकोन्ड्रिया आपको, या माइक्रोप्लाज्मा। अभी सोच लो दोनों, अभी थोड़ी देर पहले साइंस में पढ़ा था आपने। आगे देखिए, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यहां से कौन सी नदी निकलती है, और बताया जाता है कि नर्मदा अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी। और ये खंबात की खाड़ी कहां पड़ती है, अरब सागर में। यानी कि किस राज्य के बीच में, ये गुजरात राज्य के बीच में पड़ती है। अब ध्यान देना, अमरावती जो स्तूप है, अब अमरावती कहां पड़ता है, अमरावती, अमरावती कहां पड़ता है आपके, आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप कहां पड़ता है, सांची का स्तूप कहां पड़ता है, अशोक के द्वारा बनाया गया था, मध्य प्रदेश में। और कितने रुपए के नोट पे सांची का स्तूप मिलेगा आपको, हैं, 200 पर, कोई तो नाम आओ वो, 100 200 300, क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, सद्भावना पुरस्कार, देखना इसको एक बार। सर कितने क्वेश्चन है, युवराज सिंह पूछ रहा है। 200 200 क्वेश्चन है क्लास में दोस्त भाई। आप चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मेरे भाई। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की लिक्विड, देखो याद रखना, राजीव गांधी की जयंती, कई बार प्रश्न आता है, राजीव गांधी देश का पूर्व प्रधानमंत्री रहा है, इसकी जयंती आती है आपके 20 अगस्त को। कब आती है, और 20 अगस्त को आपके एक दिवस बनाया था, उसको बोलते हैं सद्भावना दिवस। क्या बोलते हैं, और सद्भावना दिवस यानी कि कौन सा पहला पुरस्कार किसको दिया गया, याद याद रखना, गोपाल कृष्ण गांधी, नहीं गोपाल कृष्ण गांधी। अगले प्रश्न को ध्यान देना, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष, ये अच्छा प्रश्न है,
प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष। आज कौन सी लोकसभा चल रही है दीपक? हाँ, लोकसभा आज चल रही है, यानी कि 17वीं। कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा शुरू हुई थी 2019 से लेकर, ये कब तक चलेगी? 2024 के या तो जून तक चलेगी, ठीक है ना, फिर नई आ जाएगी आपके। और इसका जो अध्यक्ष है वो आपके ओम बिड़ला। कौन है? ओम किशन, ओम किशन बिड़ला। और ये ओम किशन बिड़ला का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान के कोटा बूंदी में एक एमपी पद के ऊपर है ये। ध्यान देना, ये पहला अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। पहली लोकसभा आपसे पूछ सकता है कि पहली लोकसभा कब बनी थी, तो आप बोलोगे सर आपके 17 अप्रैल 1952 को। और पहली लोकसभा की जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को। और इसका पूरा नाम आता है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखना, पहले इसे लोकसभा नहीं बोलते थे, इसे कहा जाता था आपके भैया जनता का सदन। क्या बोलते थे? जनता का सदन। अंग्रेजी में बोलते हाउस ऑफ पीपल। तो जनता का सदन। और इस जनता के सदन से इसका नाम क्या पड़ गया? लोकसभा। तो यानी कि नाम पड़ गया 1954 में। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है कि लोकसभा का नाम जनता के सदन से लोकसभा कब रखा गया, लेकिन यह पहले क्या कहलाता था? तो जनता का सदन किस वर्ष बना था? 1900। चाहे लोकसभा भी पूछे चाहे जनता का सदन बोले तो आपको 1952 बोल रहा है। नाम परिवर्तन प्रश्न आ जाएगा, वो लोकतंत्र आता है। यूटी बैंक वर्तमान में किस नाम से ना आता है? यूटीआई बैंक को वर्तमान में किस नाम से आता है? नहीं, यूटी बैंक आपके, हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है भाई साहब। कोई जरूरत को नहीं, छोटो प्रश्न है, इतना कौन पूछा था? ये प्रश्न ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ये जितने ऑनलाइन देख रहे हैं ये बच्चे बताएंगे सारे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष। यूनियन पब्लिक, हाँ वही यूपीएससी की। यूपीएससी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, यूपीएससी। यूपीएससी कमीशन की बात कर रहा है आपके। मुकेश जुड़े आज बीच में अपने। तो सभी बच्चे शेयर करें क्लास को, और बाकी क्लास को कल करेंगे।